वेलकम बैक क्लास 9। तो हम लोग रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर वाइज आप देखोगे कि 15 से 20 मिनट्स है ना, और कोई चैप्टर अगर बड़ा है तो मैक्सिमम हाफ एन आवर में आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा। बट इसके लिए आपको पहले डिटेल्ड वीडियोस देखने पड़ेंगे सो दैट आपको चैप्टर का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि क्या चीज़ें चैप्टर में चल रही हैं। क्योंकि जब आप डायरेक्टली अगर रिवीजन करोगे तो आपको उतने अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप पहले, मेरा रिकमेंडेशन है कि वीडियोस एक बार देख लीजिए, देन आप रिवीजन वीडियोस देखिए। ठीक ना। स्टार्टिंग विद द टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो जब आप फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करते हो तो आप देखोगे कि व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। तो इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि फ़ूड लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, कि लोग उसको अफोर्ड कर सकें, इतना महंगा ना हो कि लोग उसको अफोर्ड ना कर पाएँ। साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी, ईज़िली लोगों का एक्सेस हो फूड के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग फूड को एक्सेस करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत एज इन उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आप देखोगे कि ये 3 चीज़ें अगर हैं तो आप कह सकते हो कि फूड सिक्योरिटी है। देन वाई फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो आप देखोगे कि फूड सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि इन टाइम्स ऑफ नीड, अब नीड की क्या बात है, नेचुरल कैलामिटी हो सकती है ना, फ्लड आ गया, डेविस्टेशन हो गया, ड्रॉट हो गया, कुछ इस तरीके की चीज़ें, अर्थक्वेक आ गई, सुनामी आ गई, जैसे आपने देखा है चीज़ें पास्ट में। तो उस टाइम पर क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लैंड पे एग्रीकल्चर हो रहा होता है, क्रॉप्स ग्रो हो रहे होते हैं, वहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्रॉप्स फर्दर ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस टाइम पर हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो जो पुअरर सेक्शंस है ना, ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट हो जाएंगे, जो पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, और सिचुएशन ऑफ फेमीन जनरेट हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि फेमीन की कंडीशन को अवॉइड किया जा सके। जैसे आप एग्जांपल देखो, इंडिया में आपको फेमीन जो आई थी बंगाल की 1943 की, वो बहुत डेवेस्टेटिंग थी इंडिया के लिए, बिकॉज उसमें 3 मिलियन पीपल या फिर 30 लाख लोग की डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से आपको देखना है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए वी नीड फूड सिक्योरिटी। नाउ अब हम अगर फेमीन की बात करें तो आप देखोगे कि फेमीन क्या होता है, वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स। तो लोगों की डेथ होगी स्टारवेशन से, भूख से, या फिर एपिडेमिक से, है ना, बीमारियों से, कॉज्ड बाय द फोर्स यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। क्यों? क्योंकि लोगों को कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करना पड़ेगा या फिर डिकेइंग फूड कंज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज लोगों के पास खाने की कमी है, प्रॉपर खाने के लिए चीज़ें नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए उनको गंदा पानी हो सकता है पीना पड़े और डिकेइंग फूड को खाना पड़े। तो इस वजह से फेमीन हो जाती है, एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन। तो भूख जब लगती है तो ओवर टाइम जब भूख ज़्यादा हो जाएगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। इस कंडीशन को हम बोलेंगे फेमीन। नाउ अब हम देखते हैं हु आर फूड इनसिक्योर पीपल। तो आप देखोगे कि फूड इनसिक्योर पीपल कौन से हैं, लैंडलेस पीपल, जिनके पास लैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे की लैंड पे काम करना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन गेन एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ से पैसा आएगा तब वो लोग खाना खरीद सकते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, जो आप देखते हो आर्ट, जो ट्रेडिशनली पॉटरी करते हैं, वीविंग करते हैं, इस तरीके के लोग जिनके पास फंड रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, है ना, जो ये ठेले वाले होते हैं, इस तरीके से आप देखोगे, या फिर जो साइड में कोई फ्रूट सेलर है, कोई इस तरीके का है जो बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहा है, तो उसके पास भी फंड नहीं होंगे, तो उसके लिए भी फूड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। डेस्टिट्यूट्स लाइक बेगर्स, है ना, जो गरीब होते हैं, जो भीख मांगते हैं, दीज पीपल आर ऑल्सो फूड इनसिक्योर। क्योंकि जब कोई कैलामिटी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएगी फूड की। ठीक। एंड कैजुअल लेबर इन दी अर्बन एरियाज़, जो आपको पता है कंस्ट्रक्शन या बाकी एरियाज़ में जो काम करते हैं, उनका काम का नेचर ऐसा होता है कि उनको अगर काम मिला देन दे कैन हैव फूड, अदरवाइज़ उनको खाना नहीं मिलेगा। इस तरीके के लोग आप देखोगे फूड इनसिक्योर होते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे सोशल ग्रुप्स में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कुछ सेक्शंस ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगा फूड इनसिक्योर पीपल। क्यों? बिकॉज आप देखोगे कहीं ना कहीं जो ये तीनों हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर सेक्शंस ऑफ दी ओबीसीज, इसमें ये लोग इन किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, है ना, वो या तो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स होंगे या लैंडलेस पीपल होंगे। तो आप देखोगे कि ये ओवरलैप करेंगे और इनको भी फूड इनसिक्योरिटी होगी। देन प्रेग्नेंट वेमेन एंड नर्सिंग मदर्स, अप टू 5 ईयर्स चाइल्ड की जो मदर्स होती हैं, है ना,
गरीब एरियाज़ में, पुअर सेक्शंस में, या फिर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर प्रॉपर फूड अवेलेबल नहीं है, और प्रेग्नेंट विमेन। क्यों? क्योंकि इनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ताकि बेबी को कैरी कर सके, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। तो ये भी एक सेक्शन प्ले करेगा रोल फूड इनसिक्योर पीपल में। साथ ही साथ आप देखोगे ये सारे ग्रुप्स तो आपने समझ लिए। फिर अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एट्सेट्रा, तो आप यहाँ पर पाओगे कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर भी फूड इनसिक्योर है। देन डायमेंशंस ऑफ हंगर। अब हम देखते हैं जब फूड इनसिक्योर होते हैं तो हंगर, भूख लगती है, तो भूख के क्या डायमेंशंस है, हंगर के क्या डायमेंशंस है, किस तरीके की हंगर लोगों में होती है। तो दो तरीके की हंगर आप देखोगे, एक होगी क्रॉनिक और एक होगी सीजनल। तो अगर क्रॉनिक की हम बात करें तो क्रॉनिक में आप देखोगे कि लोगों के पास डाइट जो होगी, उनकी डाइट होगी इनएडिक्वेट ड्यू टू क्वालिटी या फिर क्वांटिटी या फिर बोथ। इसका मतलब होता है कि लोगों के पास खाने के लिए कमी है। अब वो खाने की कमी हो सकता है कि खाना जो है उनके पास ज़्यादा हो बट उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, और खाना हो सकता है खाना ही कम हो या फिर दोनों ही कम हो। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो किसी के पास दाल और चावल है सिर्फ, तो दाल चावल में उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनके पास क्वालिटी डाइट की कमी है। अगर किसी की बात करें कि सिर्फ चावल है, दाल नहीं है, उनको प्याज या नमक से खाना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि वो क्वालिटी फूड लैक कर रहे हैं, है ना। किसी के पास सिर्फ रोटी और प्याज है तो वो क्वांटिटी भी लैक कर रहे हैं और क्वालिटी भी लैक कर रहे हैं। तो आप देखोगे ये फॉल करेगा क्रॉनिक हंगर में। देन सीजनल हंगर की अगर बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब सीज़न में लोगों के पास वर्क होता है, कैजुअल लेबर्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेबर्स हो गए, तो उस सीज़न में ये लोग वर्क करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इनको मिलती है, तो ये लोग अर्न करते हैं, देन दे कैन बाय फूड। लेकिन जब वो सीज़न इनके काम का नहीं होता है तो बेयरली इनको काम मिलेगा और ये अर्न कर पाएंगे, तब ये बहुत मुश्किल से खा पाएंगे। तो दो तरीके की हंगर होंगी, एक सीजनल होंगी और एक होगी क्रॉनिक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चरल लेबर। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसमें इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी 1960s में, है ना, 68 में स्टार्ट हुआ कि हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करनी है। मतलब फूड ग्रेन्स के लिए इंडिया को किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं होना है, अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन बढ़ाना है, सो दैट वी कैन इंक्रीज आर प्रोडक्शन फॉर सिटीजन्स। तो आप प्रोडक्शन ऑफ वीट और राइस बढ़ता है। आप देखोगे अगर लेटेस्ट डेटा 2020 और 21 के अकॉर्डिंग यूपी और एमपी टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल एंड यूपी टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से आप देखो कि इंडिया में अब इतना खाना ऑलरेडी होता है कि सबकी नीड्स को पूरा फुलफ़िल किया जा सकता है। देन इंडिया अचीव्ड फूड सिक्योरिटी कैसे। अब हम देखेंगे कि इंडिया ने जो फूड सिक्योरिटी अचीव करी, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि लोगों तक खाना पहुंच सके और इन टाइम्स ऑफ नीड वहाँ पर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हो। तो फॉर दैट इंडियन गवर्नमेंट डिड कि दो चीज़ें आई। पहले आई बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में क्या होता है कि ग्रेन्स का स्टॉक कर लेते हैं, जो फार्मर्स क्रॉप ग्रो करेंगे जनरली वीट और राइस, इसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे ग्रेन्स खरीद लेती है फार्मर से और उनको पेमेंट करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वीट एंड राइस को गवर्नमेंट ने उनसे ख़रीद लिया और इसको स्टॉक कर लिया, जिसे कहते हैं ना कोल्ड स्टोरेज में या फिर अलग अलग जगह स्टोरेज में स्टॉक करके गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ नीड वहाँ से आपका ग्रेन्स रिलीज़ करती रहती है। तो जैसे लोगों को प्रोवाइड कराना है ना, बीपीएल लोगों को प्रोवाइड कराना है, या फिर कहीं पर खाने की कमी है तो वहाँ पर प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पर स्टॉक सेंड करेगी। तो इस तरीके से एक स्टोर करेगी। जैसे आप चीज़ें देखते हो कि गांव में जब आप जाते हो तो वहाँ पर अगर गेहूं और अनाज उगता है तो पीपल हैव अ डिफरेंट रूम कि वहाँ पर वो स्टोर कर सकें, ग्रेनरीज जिसे कहेंगे, है ना। तो बफर स्टॉक का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमने फार्मर से ख़रीद लिया और उस चीज़ को स्टोर करके रख लिया कि ताकि जब नीड हो तो हम उसको यूज़ कर सकें। फिर आप देखोगे ये कैसे होता है, बफर स्टॉक तो रख लिया, इसके बाद जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है जहाँ पर फूड ग्रेन्स का डेफिसिट होगा और ये उन प्राइसेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगी जो मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस होगा। अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है 20 रुपये kg, देन यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी 10 रुपये kg या 5 रुपये kg करेगी, सो दैट पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है,
तो गवर्नमेंट उनको कम दाम पे चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। और लोअर देन मार्केट प्राइस, तो इसको बोलेंगे इशू प्राइस, है ना, कि गवर्नमेंट इस प्राइस पर इशू करती है, उनको अवेलेबल कराती है। अब ये कैसे अवेलेबल कराती है? बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ने राशन शॉप्स सेटअप कर रखी हैं, जिनको हम बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप्स, है ना, राशन शॉप्स बोलो चाहे फेयर प्राइस शॉप्स बोलो। यहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्टॉक किया हुआ ग्रेन प्रोवाइड कराती है, और इन शॉप्स के थ्रू जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स होते हैं, जिनके पास कार्ड होता है, तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं और कम पैसे में आपके वीट, राइस, केरोसिन, अदर जो चीज़ें प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, बहुत ही कम दाम पे ये लोग वहाँ से ख़रीद लेते हैं, सो दैट दे कैन बी फूड सिक्योर, है ना। तो गवर्नमेंट का ये चीज़ें हैं, तो एट प्राइसेस लोअर देन मार्केट प्राइस। तो सिमिलर चीज़ है कि इशू प्राइस पर गवर्नमेंट अवेलेबल करवाएगी। देन अलॉन्ग विथ पीडीएस गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे प्रोग्राम्स चलाती है, स्कीम्स होती हैं, जिसमें आप देखोगे कि फूड कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है, ताकि एक फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। जैसे अगर बात करें मिड डे मील, जो अब पोषण बन गया है, पीएम पोषण स्कीम, है ना, मिड डे मील आपने सुना होगा। तो मिड डे मील में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने किया कि बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल किया जा सके और साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कूल में एडमिशन करवाना बच्चों का स्टार्ट करवाया, और साथ ही बताया कि अगर बच्चे आएंगे तो उनको स्कूल में खाना भी मिलेगा। तो पूरर सेक्शंस को बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको खाना भी अवेलेबल करवाया जाता है। देन इस तरीके की स्कीम्स कई सारी चलती हैं, जिसमें गवर्नमेंट अंडरटेक करती है कि हाँ, हमको काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, जिसमें फूड कंपोनेंट भी होगा। लेकिन अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। अब प्रॉब्लम्स ऑफ स्टॉकिंग आप देखोगे कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। स्टॉक तो हमने कर लिया, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना स्टार्ट कर दिया, तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? सबसे पहले आप देखोगे कि स्टॉक इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वेस्ट होने लगता है, और वो जो आपका ग्रेन्स है ख़राब होने लगते हैं, उनको रैट्स खाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि क्योंकि आपने स्टॉक इतना ज़्यादा कर लिया है कि आपके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से ही ख़राब हो रहा है। फिर आप देखते हो मैल प्रैक्टिसेस ऑफ पीडीएस डीलर, जो राशन शॉप के ओनर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ख़राब अनाज, ख़राब ग्रेन्स आपके लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और जो अच्छा क्वालिटी का ग्रेन होता है उसको मार्केट प्राइस पर बाहर सेल आउट कर देते हैं, तो अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो आप ये चीज़ देखोगे, ये भी प्रॉब्लम आती है। फिर आप देखोगे कि जो फैमिलीज़ हैं, तो जो एपीएल फैमिलीज़ हैं अबव पावर्टी लाइन, और एक बीपीएल फैमिलीज़ हैं बिलो पावर्टी लाइन। अगर बिलो पावर्टी लाइन मतलब मान लेते हैं कि 816 रुपये से कम कमा रहे हैं, और ये 800 की जगह 900 रुपये अगर कमा रहे हैं, तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। गरीब तो ये भी कंसीडर किए जाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि पीडीएस सिस्टम में आप देखोगे कि रिस्ट्रिक्शंस होता है कि सिर्फ बीपीएल लोग खरीद सकते हैं, एपीएल नहीं। तो जो फैमिलीज़ एकदम मार्जिन पर होती हैं, अबव बीपीएल लाइन, अबव पावर्टी लाइन होती हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो उनको जब नहीं मिलता है, तो चीज़ें क्या होती हैं कि आप फूड सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करना चाहते थे, वो चीज़ प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। देन फार्मर्स ग्रो वीट एंड राइस मेजरली एज गवर्नमेंट बायस फॉर स्टॉक। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है? ये प्रॉब्लम इसलिए है कि गवर्नमेंट जो है वीट और राइस फार्मर्स से ख़रीदती है एमएसपी पर। तो फार्मर्स अवेयर होते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट हमसे ख़रीदेगी और हमको ये क्रॉप का पैसा मिलेगा, मिनिमम इतना पैसा मिलेगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं, दूसरे क्रॉप्स को ग्रो करने के बजाय अपनी ज़मीन पर सिर्फ वीट और राइस लगातार ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे उन लोगों की इनकम जनरेट होगी बाय गवर्नमेंट, क्योंकि उनसे ख़रीद लेगी। बट इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब लगातार एक ही क्रॉप ग्रो करोगे, कोई और क्रॉप ग्रो नहीं करोगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होती जाएगी ओवर द टाइम, और आपको कई सारा चीज़ें उसमें इनपुट देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में, इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में, है ना, वाटर ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि ओवरऑल एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट आता है। तो इस वजह से आप देखोगे कि ये भी चीज़ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देन अब आते हैं रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड एनजीओज़। अब रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड एनजीओज़, इनका पर्पस क्या होगा कि कोऑपरेटिव्स का पर्पस होता है कि 4-5 लोग मिलकर एक सिमिलर ऑब्जेक्टिव से एक चीज़ को सेटअप करते हैं, ताकि उनका ऑब्जेक्टिव हो सके, और वो लोग चीज़ें मैनेज भी करते हैं, प्लान भी करते हैं, और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो आप देखते हो कि जो कोऑपरेटिव्स और एनजीओज़ हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में बहुत काम आती है, बिकॉज जो एनजीओज़ होते हैं, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर की चीज़ें उनको
काफ़ी अच्छे से पता होती हैं। तो जैसे अगर कोई एनजीओ है जो लोगों के खाने के लिए काम कर रहा है कि लोगों को खाना प्रोवाइड करा पाए आपके एक नॉमिनल प्राइस पे, तो उसको पता है कि किस रीजन में क्या प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कौन से क्रॉप्स नहीं ग्रो करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को इफ़ेक्टिवली प्रोवाइड कराएं। तो आप देखोगे कि एक्सपर्टीज़ ऑफ एनजीओ इसी चीज़ में हेल्प करेगा। कैसे? एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स दस मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी। क्योंकि एनजीओ को पता है कि अगर यहाँ पर 4 रीजन है तो 4 में से ये 2 रीजन के पास तो खाना अवेलेबल है बट इन दोनों के पास नहीं है, तो इन दोनों को ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए और यहाँ पर लोग कम है तो इनको इसके अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे कि जब ये एक्सपर्टीज़ हम इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। देन कोऑपरेटिव्स आप देखोगे कि कोऑपरेटिव्स भी क्या करता है कि लोग आते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, एक उनका सिमिलर ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर हम बात करें अमूल की, तो अमूल को आप देखते हो, अमूल भी एक कोऑपरेटिव है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसमें सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स मिल के जुड़ गए और उन्होंने कहा कि हम अपने प्रोडक्शन और सारी चीज़ों को एक साथ मर्ज कर देंगे ताकि लार्जर लेवल पर वर्क कर सकें और बहुत अच्छे से काम कर सकें, मैनेज कर सकें। तो अब आप देखते हो कि अमूल एक बड़ी कंपनी बन चुका है। तो इसी तरीके से कोऑपरेटिव्स और एनजीओज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मैनेज करने में फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। इसमें अगर आपको कोई और इशू होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, अदरवाइज़ आपने ये चीज़ें समझ ली हैं। नाउ सबसे पहले आप जाकर वीडियो देखना, देन इसको आप सुनना, और अगर आपको दोबारा सुनना तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट, मैं ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल करा दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।